नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आज हम बात करेंगे एफआईआर को लेकर। जी हां, एफआईआर वो ऐसा शब्द है जो आम लोगों की ज़िंदगी में अक्सर सुनने को मिल जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एफआईआर क्या है, ये कैसे होती है, इसे कौन करवा सकता है, जीरो पर एफआईआर का मतलब क्या होता है और एफआईआर करने के नियम क्या होते हैं। ये स्पष्ट बात है कि लगभग 90% लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एफआईआर के नियम हैं, किस तरीके से एफआईआर होती है। सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इस मेरे चैनल को आप तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि इस तरीके की कानूनी जानकारियाँ अगर आप आगे भी देखना चाहें तो ये सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, क्या है एफआईआर। पहला सवाल उठता है, क्या है एफआईआर। एफआईआर दरअसल भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 154 के अधीन लिखी जाती है और इसका मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्रथम सूचना प्रतिवेदन। यानी आपके साथ कोई अपराध हुआ है या आपके किसी अपने के साथ अपराध हुआ है, परिचित, रिश्तेदार, दोस्त के साथ, तो आप पुलिस थाने पर जाकर उसकी सूचना जो दर्ज करवाते हैं, प्रथम सूचना दर्ज करवाते हैं, उसे ही एफआईआर कहा जाता है, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी आपने पहली सूचना वहां पर दर्ज करा दी है, उसी सूचना की कॉपी को एफआईआर कहा जाता है। तो ये सबसे पहले हमने आपको बताया कि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत ये एफआईआर होती है। अब सवाल ये है कि एफआईआर कौन करवा सकता है। एफआईआर ज़्यादातर मामलों में जो पीड़ित व्यक्ति है, विक्टिम व्यक्ति है, जिसके साथ अपराध हुआ है, वो करवाता है। लेकिन ये व्यवस्था भी की गई है कि किसी कारणवश अगर पीड़ित ये एफआईआर न करवा पाए, मान लीजिए वो गंभीर रूप से घायल है, उस पर जानलेवा हमला हुआ है, वो कोमा में चला गया है, तो उसके परिवारजन, रिश्तेदार या जिसने इस घटनाक्रम को देखा है या सुना है, वो भी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा कई एफआईआर ऐसी होती है जिसमें शासन के अधिकारी भी एफआईआर करते हैं और कई बार शासन की ओर से पुलिस भी एफआईआर दर्ज करवा सकती है। तो एफआईआर के दो स्वरूप हमने बताए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एफआईआर करते समय किन नियमों को ध्यान में रखा जाता है। सीआरपीसी की धारा ये कहती है कि एफआईआर पीड़ित व्यक्ति के शब्दों में बयान की जाएगी, शब्दों में लिखी जाएगी। उसमें हूबहू लिखना होगा। पुलिस अधिकारी जो एफआईआर लिख रहा है वो अपनी तरफ से कुछ भी शब्द वहाँ पर नहीं लिखेगा या अपने तरीके से एफआईआर को पेश नहीं करेगा। मान लीजिए मैं एक फरियादी हूँ और अगर मैं ये लिखाना चाहता हूँ कि संबंधित सामने वाले आरोपी ने मुझे गाली दी है, तो जिस तरीके की गाली का उपयोग किया है वो गाली शब्द भी लिखा जाएगा। किन शब्दों को कहते हुए उसने गालियां दी है वो भी मैं उसमें लिखवा सकता हूं और बाध्य है पुलिस अधिकारी उन शब्दों को लिखने के लिए। वो ये कहते हुए इनकार नहीं कर सकता कि ये इन शब्दों का प्रयोग वर्जित है। कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि एफआईआर फरियादी यानी पीड़ित यानी शिकायतकर्ता की भाषा में लिखी जाएगी। उसके शब्दों को हूबहू एफआईआर में उतारा जाएगा। पुलिस अपने तरीके से उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन व्यवहारिक तौर पे आपके बता दूं कि पुलिस इसके उल्टा जाती है और अपने तरीके से एफआईआर लिखती है। मसलन चोरी में अगर सोना चांदी चोरी गया है, डकैती हुई है, लूट हुआ है, तो पुलिस एफआईआर गलत तरीके से लिखती है। जो सामग्री है, जैसे मान लीजिए 100 ग्राम 250 ग्राम सोने चांदी के आभूषण गए हैं, तो आंकड़ा तो पुलिस लिख लेगी, लेकिन उसकी कीमत अपने तरीके से लिखती है। सोने का रेट अगर मान लीजिए आज 40,000 रुपये प्रति तोला चल रहा है और 100 ग्राम सोना चोरी हुआ है, तो सीधी सी बात है कि वो 100 ग्राम सोना की जो कीमत है, पुलिस अपना आंकड़ा न बिगड़ जाए, अपने थाने में संपत्ति संबंधी अपराधों का आंकड़ा न बिगड़ जाए, तो उसकी कीमत चांदी के बराबर लिख लेती है। ये विसंगति है, लेकिन कानून ये कहता है कि पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। इसके लिए व्यवस्था की गई है कानून में कि फरियादी को एफआईआर लिखने के बाद पढ़ के सुनाई जाएगी। पढ़ के सुनाए जाने के बाद फरियादी उस पर हस्ताक्षर करेगा, एफआईआर लिखवाने वाला उसमें हस्ताक्षर करेगा। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन नियम यही है। अगर आप भी एफआईआर करवाने जाएं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि एफआईआर करवाने के बाद आप उसको खुद पढ़िए। पढ़ नहीं सकते हैं तो पढ़ के सुनाइए और उसकी पुष्टि करवाइए,
उसके बाद ही आप अंगूठा या हस्ताक्षर करिए। अदरवाइज़ ये होगा कि पुलिस अपने तरीके से एफआईआर लिख लेगी, आप जो अपराध की सूचना अपने तरीके से देना चाहते हैं, जो घटित हुआ है, उससे हट के लिख देगी, आपका केस कोर्ट में कमज़ोर हो जाएगा। एक होती है जीरो पर एफआईआर। जीरो पे एफआईआर क्या होती है, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल अमूमन ये होता है कि आपके साथ जिस थाना क्षेत्र में अपराध हुआ है, आप उसी थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको अपराध होने का पता तब चलता है जब आप उस थाना क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं या कई किलोमीटर दूर निकल जाते हैं। तब भी आपको ये अधिकार है कि आप जहाँ पे भी हों वहाँ पर आप थाने पे पहुँचिए और आप अपना पूरा नाम, पता, थाना बताते हुए उस संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। वहाँ पर एफआईआर दर्ज होगी, आपकी भाषा में दर्ज होगी, लेकिन उसको जीरो पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। उसका कोई एफआईआर नंबर नहीं होगा, लेकिन उस थाने की जिम्मेदारी होगी कि वो संबंधित थाने पर वो आपकी एफआईआर भिजवा देगी और संबंधित थाना उस पर एफआईआर नंबर चढ़ाकर जांच शुरू कर देगा। इसको मैं उदाहरण के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ और मैं यहाँ झाबुआ से इंदौर के लिए रवाना होता हूँ। मेरे पास एक बैग है जिसमें कुछ पैसा है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामग्री है, लैपटॉप है, कैमरा है, और मुझे धार जाने पे पता चलता है कि मेरा बैग चोरी हो चुका है। मुझे ये नहीं पता है कि ये बैग किस जगह चोरी हुआ है। तो मेरा ये हक बनता है सीआरपीसी के निर्देशों के अनुसार कि मैं धार के थाने में पहुंचूंगा और धार पुलिस को मेरी एफआईआर लिखनी पड़ेगी। धार पुलिस ये कह के मुझे नहीं टाल सकती कि ये झाबुआ से जुड़ा मामला है, आप झाबुआ के हैं, अपराध कहाँ हुआ ये उसे नहीं पता है। उसे एफआईआर लिखनी पड़ेगी और शुरुआती जांच भी करनी पड़ेगी। और अगर उसे शुरुआती जांच में ये लगता है कि मामला झाबुआ से जुड़ा हुआ है तो वो मामले को संबंधित थाने में एफआईआर को भेज सकती है और उसके आगे की कार्रवाई संबंधित पुलिस करेगी, उस थाने की करेगी जहाँ का मैं हूँ या जहाँ का अपराध हुआ है। तो ये जीरो पे कायमी होती है। एक सवाल होता है कि अगर आपके साथ अपराध हो गया लेकिन पुलिस एफआईआर लिखने को तैयार नहीं, ज़्यादातर ये सुनने को मिलता है, बाहुबलियों के आगे पुलिस सरेंडर कर देती है, नेताओं के आगे सरेंडर करती है, कारपोरेट घरानों के लोगों के आगे सरेंडर कर देती है और घुटने टेक कर आपके खिलाफ हुए जो अपराध पर एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है। ऐसे में आप क्या करेंगे? आपको तुरंत थाने पे जाना है। थाना अगर आपको इनकार करता है तो आप एसपी के पास आइए, आपके साथ जो अपराध हुआ उसके बारे में बताइए। और एसपी भी अगर आपकी मदद न करे, आप आईजी के पास जाइए, डीआईजी के पास जाइए, वहाँ भी आपको न्याय न मिले तो आप कोर्ट में सीधा जा सकते हैं। कोर्ट में आप पिटीशन लगाइए, याचिका लगाइए और बताइए कि आपके साथ इस तरीके से अपराध हुआ है। कोर्ट के आदेश से संबंधित थाने में आपके खिलाफ, आपके पक्ष में एफआईआर दर्ज होगी, आपकी एफआईआर लिखी जाएगी। जी हाँ, ये कानूनी प्रावधान है। और जो संबंधित पुलिस अधिकारी है जो आपकी एफआईआर लिखने से मना कर रहा है, उसके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई होगी। उसकी सेवा समाप्ति तक के नियम हैं और कई मामलों में सजा के भी प्रावधान हैं। तो इसलिए एफआईआर कितनी महत्वपूर्ण है ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। आपको ये भी बता दूं कि एफआईआर की महत्ता इतनी है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाता है और कोर्ट में ट्रायल के दौरान उसके बयान के पहले, उसके कथन के पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, तब वो एफआईआर मृत्यु परक कथन के रूप में मानी जाएगी और उसकी वही वैल्यू होगी जैसे व्यक्ति मरने के पहले मजिस्ट्रेट को बयान देता है, उसकी वही वैल्यू होगी और वो कारगर साबित होगी अभियुक्त को, आरोपी को सजा दिलवाने में। तो कुल मिलाकर ये एफआईआर के बारे में आपको मैंने बताया। एफआईआर आपका हक है, पुलिस का ये हक है कि एफआईआर के बाद वो उसकी जांच करे। हो सकता है कई बार गलत तरीके से लोग शिकायत दर्ज कराते हैं, तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो एफआईआर की जांच करे और जांच में अगर वो सिद्ध पाती है अपराध को तो चालान करे, और अगर वो सिद्ध नहीं पाती है तो पुलिस को ये अधिकार है कि ठोस तर्कों के साथ विभागीय अधिकारियों की अनुमति के बाद वो उस केस को खात्मा कर सकती है या खारिज काट सकती है। यानी न्यायालय में पेश करने की आवश्यकता नहीं होगी, चालान करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये एफआईआर से संबंधित नियम है। सीआरपीसी की धारा 154 में ये एफआईआर होती है। इस वीडियो में हमने आपको सरल भाषा में ये जानकारी दी है कि एफआईआर से जुड़े आपके अधिकार क्या हैं,
किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और एफआईआर न करने पे पुलिस के खिलाफ आप कहां जा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को एक बार फिर से अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि अगले लीगल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।